हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज हमारे साथ इंटरव्यू में हैं आयुष्मान दुबे जी। बनारस से हैं दुबे जी। एंड अभी दुबे जी पढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एंड यहाँ से हिस्ट्री ऑनर्स परस्यू कर रहे हैं। एंड इनका स्कोर जो रहा था ना सीयूईटी में, वो आप सभी लोग चाह रहे होंगे कि यार उतना स्कोर हमारा भी आ जाए। 775 मार्क्स जो है वो इन्होंने स्कोर किए थे। तो इस इंटरव्यू के अंदर हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी जानेंगे आयुष्मान से कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की। बट देखिए, पहले भी हमने टॉपर्स के इंटरव्यू लिए। उन सारे इंटरव्यूज में ये होता था कि बच्चे बहुत ज़्यादा शुरू से ही पढ़ रहे होते थे, लेकिन ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा खास है। जितनी अभी तक मेरी आयुष्मान के साथ बात हुई है कि आयुष्मान ने अपने प्री बोर्ड भी स्किप कर दिए थे एंड आयुष्मान ने बोर्ड्स की पढ़ाई ही नहीं की एंड देन टू इन्होंने बोर्ड्स में 93.5% स्कोर किए एंड फिर सीयूईटी में जाकर के 775 मार्क्स जो है वो स्कोर किए। तो अगर आप भी आयुष्मान वाली कैटेगरी से आते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। आयुष्मान, बहुत बहुत धन्यवाद यार, तुम अपने एग्जाम टाइम में हमारे लिए टाइम निकाल करके आए हो, जूनियर्स के लिए टाइम निकाल करके आए हो। सो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने एजुकेशनल जो है वो तो मैंने इंट्रो दे दिया है, बट उसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट सीयूईटी के एंड अपनी 12th की स्ट्रीम एंड थोड़ा सा बनारस के बारे में। So, hello everyone. My name is Ayushman Dubey. I am from Varanasi, the city of temples, and probably the oldest city living on the earth. And I completed my senior secondary schooling from Sandeep Lehertara, Varanasi. तो जो बनारस वाले हैं भाई वो कनेक्ट कर लेना कि कहाँ स्कूल हो। Sure. And in CUET, as sir asked, my subjects were English, which was compulsory, and GT, and history, political science, economics, and legal studies. And I scored 775 as mentioned. And in my boards, I finished with 93.5%. And about Varanasi, I think that's a city everyone wants to visit at least once in their life. And if they don't want up till now, they definitely should, because being a resident of that city, I am very much proud of the culture that city has. And I think everyone must be able to watch it at least once in their life. एक बार जाना चाहिए यार। सो आपने बेसिकली मतलब आयुष्मान जो है वो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, जैसा कि इन्होंने सब्जेक्ट्स बताए। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप अप्लाई करने वाले हो 2024 में, तो जो सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में हैं सेम सब्जेक्ट्स आपको सीयूईटी में देने हैं। तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं सीयूईटी में आपने बताया सेम आपने क्लास 12th में दिए थे। जी, जीटी को छोड़ करके बाकी सब सेम है। जीटी आप दे सकते हो अलग, नो डाउट। सो एक एक करके थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ें। तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? हिस्ट्री। हिस्ट्री में कितने मार्क्स आए आपके सीयूईटी में? 200 आउट ऑफ 200। 200 आउट ऑफ। सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए? इंग्लिश। कितने? 181। 181। सो 181 से 200 के बीच में स्कोर है, बीच बीच में जानते रहेंगे। सो एक एक सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाई की उसको अपन जानेंगे, लेकिन उससे पहले कि भाई पढ़ाई कब चालू की थी आपने अपने बोर्ड्स की एंड उसके बाद सीयूईटी की कब से की थी? ओके, सो अगर आप बोर्ड्स की बात करें सीयूईटी की, सो बेसिकली एक एडवांटेज ये था, मैं सीबीएसई बोर्ड से ही था। सो सिलेबस जो है जो बहुत हद तक मैच करता है, एक्सेप्ट कि कई सारे पार्ट्स जो हैं डिलीट होते हैं बोर्ड्स में, एंड देन आपको वो भी कवर करना होगा सीयूईटी में। बट देन अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैंने पढ़ाई प्रॉपर अपनी शुरू की थी जनवरी मिड में। तो जनवरी मिड से मैंने पढ़ना शुरू किया था एंड मई में हमारे सीयूईटी थे, एंड उससे पहले प्रॉब्ली मार्च अप्रैल में हमारे बोर्ड्स थे। एंड उस तरह से मैंने पढ़ाई की। इसका एक बेसिक रीज़न ये भी था कि अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बोर्ड्स के लिए लोग साल साल भर पढ़ते हैं, बहुत लंबे टाइम की अपनी प्रिपरेशन लेते हैं। बट देन मेरा रीज़न थोड़ा अलग था कि मैं एकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट रखता था, स्पेशली क्विजिंग। एंड जिसके लिए मैंने अपना पूरा, एक तरह से मैं कहूँ कि मैंने 12th अपना पूरा क्विजिंग करते हुए निकाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिटी से बाहर रहता था कई सारे क्विजेस के लिए। मैं मेलबर्न में उस चक्कर में गया, मैं मुंबई कई बार गया, एंड मुझे नेवी का भी क्विज करना था, इसके मैं INS विक्रमादित्य पे भी गया था। तो इन सब तरह के क्विजेस से मैंने कई कुछ सीखा भी। बट देन इसके बाद जब मैं जनवरी में जब मैंने डिसाइड किया कि अब इस पर एक स्टॉप लगाना है, क्योंकि अब फाइनल जो मेरा डेस्टिनेशन वो कोई एक अच्छा कॉलेज होगा, एंड देन उसके बाद मैंने एक फोकस स्टडी अपना प्लान बनाया। जनवरी में आपने जो है प्लान बनाया। प्री बोर्ड वाली बात और एक बार बता दो, फिर जनवरी से आगे बढ़ना। अच्छा, सो प्री बोर्ड की अगर आप बात करो तो मेरे स्कूल में एक्चुअली 3 प्री बोर्ड्स होते हैं बोर्ड से पहले,
एंड 3 बार प्री बोर्ड होते जी हैं? जी 3 प्री बोर्ड्स होते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल चाहता है कि हर एक बच्चा जो है एक बार प्रैक्टिस कर 3 बार एक्चुअली प्रैक्टिस करके जाए, ताकि वो अपना बेस्ट पुट ऑन कर सके बोर्ड्स के समय में। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों को इसने बहुत हेल्प की, तभी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे और भी स्कोर्स किए। एंड मेरा रीज़न अगेन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि मैं बाहर रहता था, तो इस वजह से मेरे 2 प्री बोर्ड छूटे थे। तो 2 प्री बोर्ड्स पूरे ही छोड़ दिया आपने सारे सब्जेक्ट्स जी जी मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था, क्विज़ेस कर रहा था। एंड एक प्री बोर्ड मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें मेरे 79% आए थे, क्योंकि मेरा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीटेड नहीं था। तो उसको एज अ ड्रॉबैक अपना ना लेते हुए मैंने उसे एज एन इंस्पिरेशन लिया कि भाई इससे आगे 79% नहीं मैटर करेगा मेरे लिए। मुझे अगर एटलीस्ट चाहिए कि मैं दिखा सकूं लोगों को, तो लोगों को क्या एटलीस्ट अपने मम्मी पापा को मैं एक रिप्लाई दे सकूं कि देखो आपने 1 साल मेरे साथ इतनी मेहनत की, इतना मुझे बेयर किया, इतना लिबर्टी मुझे दिया कि मैं अलग अलग जगहों पे जा सकूं, अपने इंटरेस्ट परस्यू कर सकूं, तो उसके एवज में मैं आपको ये ला के देता हूँ। तो आई थॉट कि नहीं, अब इसके बाद इतना आ तो गया है अभी, बट देन इससे और ज़्यादा की ज़रूरत है मुझे। मतलब जनवरी से आपने फिर पढ़ाई चालू कर जी। दी ये सब सोच के। आपके वैसे आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, मेडिसिन। बिजनेसमैन है। ओके, मेडिसिन में। सो जैन के बाद 15 फरवरी से ही लास्ट ईयर एग्जाम चालू हुए थे आपके, तो बहुत कम टाइम है, 1.5 महीने का टाइम। उसके अंदर आपने मतलब कैसे पढ़ाई की? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, जो आप वाली कंडीशन में होगा, या फिर आपसे कम मार्क्स भी होंगे उनके। तो अब जो 1.5 महीने की स्ट्रेटजी है या 2 महीने की स्ट्रेटजी है कि क्विकली पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उसके लिए आपने पर्टिकुलरली इस 1.5 महीने को फोकस में रख के बताना है कि कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें बतानी है। जी। सो जैसा आपने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 या 1 महीने का ही टाइम बचा था मेरे बोर्ड्स के लिए। तो जब मैंने जैन में मिड में जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब इसके बाद अब क्विजिंग को एक स्टॉप लगा करके अब अपनी पढ़ाई को परस्यू करना है, तो मैंने प्लान जो था मेरा बहुत सिंपल था कि मुझे टाइम वाइज स्ट्रेटजी अपनी बनानी थी कि हर सब्जेक्ट, मेरे जितने 6 सब्जेक्ट थे, तो हर सब्जेक्ट में मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, तो उसके अनुसार मैंने किया। जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल 8 चैप्टर्स हैं, तो एक दिन में मैं कितने मैक्सिमाइज मैं कितना कर सकता हूँ 24 घंटों को अपने। 24 घंटे तो नहीं होते हैं, क्योंकि कई सारा टाइम आप अपने लिए भी आप स्पेंड करते हो, आपको फ्रेशन अप होना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। सो अप्रॉक्सीमेटली 15 घंटे। अब उन 15 घंटों को आप कैसे आप डिवाइड करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है, बट देन ट्राई टू मैक्सिमाइज इट, जो मैंने किया। एंड डे वाइज मैं डिसाइड करता था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं करता था कि मोनोटोनस हो गया कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ा जा रहा हूँ एक लंबे से, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट की पूरी एक बुक एक बार उठा लोगे ना, तो आप जब उसको लंबे तौर पे पढ़ना शुरू करते हो तो आप बोर हो जाते हो। एंड जब आप बोर होते हो ना, तो आपकी माइंड की जो रिसेप्टिव कैपेबिलिटी है वो बहुत हद तक डिफिसिट में चली जाती है, कि आप नहीं उसको गेन कर पाते हो। तो इसमें यही होता है कि आप एक सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर पहले पढ़ो, फिर उससे हल्का सा लगे कि नहीं अब इस सब्जेक्ट को अब हटाना है, बहुत मोनोटोनस हो रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अब आओ, उसको कवर करो। तो इससे क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट आपके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके कवर भी होने लगते हैं, एंड साथ में आपको इंटरेस्ट बना रहता है। कवर कहाँ से करते थे आप? एनसीईआरटी मैंने अपने सारे सीनियर्स, सारे टीचर्स, सबसे बात की, सबने कहा कि एनसीईआरटी आपकी बाइबल रहेगी। तो मैंने बाइबल जैसा ही उसके साथ बिहेवियर किया, बहुत अच्छे से उसको पढ़ा। मेरे पास टाइम कम था, मैं ये भी सोच रहा था कि कई सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो तो साल साल बाद पढ़ाई किए हैं, वो ऑब्वियसली मेरे से आगे। मेरा केस ये था कि मैराथन में वो मेरे से 500 मीटर आगे चल रहे थे, क्योंकि बेसिकली उन्होंने डेडिकेटेडली पढ़ाई की थी साल भर बोर्ड्स के एंड लिए। मैं ऑब्वियसली मैं थोड़ा पीछे था, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, बट देन अगेन अलग अलग रीजंस थे, मैं भी अपनी स्किल्स में डेवलप कर रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। मार्क्स वार्क्स तो चलो सबके आए जी, किसी के 93 आए, किसी के 92 आए जी। तो मतलब एनसीईआरटी तो पढ़ी, तो एनसीईआरटी से नोट्स बनाए या बुक में ही अंडरलाइन करते थे? क्या आपने कौन सी स्ट्रेटजी जो थी वो फॉलो की? देखिए मेरा हमेशा से बिलीफ रहा है कि आप बुक में अगर अंडरलाइन करते हो तो बुक सुंदर बहुत लगती है, कि भाई वाह, मतलब कई सारी आप बुक्स उठाते हो कई लोगों की, तो फिर वो एकदम नीट एंड क्लीन होती है, तो वो देख के लगता है कि भाई तुमने पढ़ी नहीं है, अभी अभी खरीदे हो क्या, तो ये होता है। बट देन अगर आप अंडरलाइन करते हो तो देखने में वो सुंदर होती है, बट देन कभी कभार क्या होता है ना, वो आपके माइंड से स्लिप कर जाती है। एंड लास्ट मोमेंट पे ऐसे मान लीजिए कल को आपका एग्जाम है, आज आप पूरी तरह से फ्री हो गए अपना सिलेबस कवर करके, अब आपको लग रहा है कि एक रिविजन चाहिए, तो आप उतनी मोटी 500 पेजेस की बुक जब आप खोलने बैठोगे ना, हर एक लाइन पे अंडरलाइन रहेगी, तो बहुत अजीब तरीके का मिक्सचर होने लगता है माइंड में कि ये वाला फैक्ट कहाँ लिखा था, आप उतना खोजोगे। उससे बहुत बेटर मेरा जहाँ तक बिलीफ है, कई लोगों का अलग भी हो सकता है, नॉट हर्टिंग दैट,
बट देन मैं जो करता था, मैंने अपने नोट्स बनाए प्रॉपर, अच्छे 1 लाइनर नोट बनाओ, ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ आप कॉपी पेस्ट कर दो, वो करना हो तब तो आप ऑनलाइन कर एनसीईआरटी लो। में हमारे सर तो बोलते थे पहले से ही नोट्स हैं, इसके अंदर से फिर क्या नोट्स जी, बनवाएं, जी, क्योंकि वो बहुत concise गाइड हो जाता वाइड है। पढ़ाते थे। जी, तो तो आप अपने नोट्स बनाओ ताकि लास्ट मोमेंट पे वो आपको इजी रहे कि आपको मतलब 500 पेजेस की बुक का आपको जो सार है पूरा, वो आपको 15-20 पेज में आपकी मिल जाए आपकी खुद की लैंग्वेज में, जो बहुत हेल्प करता है आपको याद करने में भी, साथ में आपको बहुत इजी पड़ता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, आप फटाफट उसे देख लो एंड नेक्स्ट डे जाके आप एग्जाम में रॉक कर लो। और फिर रिवीजन की अगर हम बात करें, सारे सब्जेक्ट्स में लगभग सेम ही आपने फॉलो किया होगा, तो मतलब वीकली रिवीजन, डेली रिवीजन या फिर रिवाइज कैसे करते थे आप? मतलब किस रिवीजन का पैटर्न क्या था आपका? जी, मेरा रिवीजन का अगर आप पैटर्न पूछें तो फिर मैं यही कहूँगा कि मैं सारे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने हिस्ट्री की बुक उठाई, थीम 1 की जो बुक है, मैंने वो बुक पूरी रीड कर ली, साथ साथ में नोट अपना बनाता चलता था। ऐसे कोई फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रेट बाथ के बारे में, तो उसके जितने भी चीज़ें हो सकती हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि मैं बोर्ड में अगर पुटअप करूँगा तो जो एग्जामिनर वो देख के मुझे मार्क कर पाएगा, मैं उसे नोट डाउन कर लेता था एंड आगे बढ़ता जाता था। लास्ट में जब मेरी बुक वो खत्म हो जाती थी, तब मैं वो बुक साइड रख के अपना नोट देखता था कि भाई मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि मेरे ऐसा नहीं हो कि सब मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि लिखते लिखते भी कभी बार क्या होता है, कुछ चीज़ें आप पहले जो लिख ली हो तो थोड़ा देर हो जाता है, वो याद नहीं रहता है, स्लिप करने लगता है। तो अब मैं क्या करता था, मैं लास्ट में मैं उठाता था अपना जो मेरा लिखा रहता था, मैं उसे एक बार रीड कर लेता था, याद भी नहीं करता था। रॉट लर्निंग प्लीज नहीं करिएगा, क्योंकि रॉट लर्निंग अगर आप करने जाओगे तो चीजें इरेज हो जाएंगी लास्ट मोमेंट में, एंड एक एग्जाम चीज में भूल जाओगे जी, आप, एग्जाम में भूल और जाओगे। एक भी चीज आप वहां भूलोगे तो आगे की चीज आपको याद नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो मैं बस सिर्फ रीड करता था, एक बार फ्रेशन अप कर लेता था कि जो टॉपिक था उसके पीछे का मतलब काइंड ऑफ लॉजिक क्या था या उसके पीछे का सेंस क्या था, एंड देन आगे बढ़ जाता था नेक्स्ट। सो अब हम नेक्स्ट बात करें कि आपने सिलेबस कवर कर लिया, एनसीईआरटी से बढ़ के नोट्स बना लिए, उसके बाद क्या आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं बोर्ड्स के या फिर मॉक टेस्ट आते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो उनको बैठ करके लिख करके विद इन टाइम फ्रेम एग्जाम वाला माहौल बना के सोल्व किया था या नहीं किया था? देखिए, अगर मैं चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ हाँ मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि बहुत सही है काइंड ऑफ, हाँ मैं उनको डिसरिगार्ड नहीं करता हूँ जो लोग ऐसा करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ वो करते हैं कि एटलीस्ट वो एक बार लिख के आते हैं। बट देन जो मेरा केस है, मैं बिल्कुल सच बोलूँगा, मैंने एक भी क्वेश्चन पेपर ऐसा सॉल्व नहीं किया था बोर्ड्स के पहले। अगर आप बोर्ड्स का पूछो तो फिर मैंने बोर्ड्स का एक भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व नहीं किया था। जो मैंने आंसर लिखे मैंने डायरेक्टली बोर्ड्स के अपने एग्जाम के समय में मैंने लिखे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, चलो आपने नहीं किया, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, लगभग सबने किए थे। हम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चे लास्ट टाइम में अपनी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, तो उनको ये दिखा दे कि ये क्वेश्चन लास्ट 5 साल में 10 बार आया है, नहीं 5 साल में 10 बार आ नहीं सकता, सॉरी। सो जैसे कि ये क्वेश्चन लास्ट 5 साल में ये इतने बार आया है, लास्ट 10 साल में ये क्वेश्चन 6 बार आया है, मतलब कितना कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्मेट में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर में मतलब आए हुए हैं। सो वो अगर स्टूडेंट्स के पास होगा तो वो कितना हेल्पफुल रहेगा कि एक बार पढ़ लिया चैप्टर, उसके बाद ये देख लिया कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बनते हैं, मेरे को आता है या नहीं आता है चैप्टर, वो चेक करने में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा स्टेप है आप जो ले रहे हो। एंड अगेन मैं ये रीइटरेट करूँगा कि जो स्ट्रैटेजी शायद मेरे लिए काम की शायद आपके लिए ना करे, इसको प्लीज़ अपने मन में आप रखिएगा कि शायद जो प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स होते हैं, जो रास्ता उन्होंने अपनाया, आप सिर्फ उससे इंस्पिरेशन लीजिएगा, आप कॉपी पेस्ट मत करने जाएगा, क्योंकि सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है। शायद जो टॉपिक मैं
4 घंटे में मैं खत्म कर सकता हूँ, शायद आपको वो करने में 1 दिन लगे, या शायद जो टॉपिक मैं 1 दिन में कवर कर सकता हूँ शायद आपको सिर्फ 4 घंटे लगे। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो प्लीज मैंने जो किया वो उससे सिर्फ इंस्पिरेशन लीजिएगा। अगर आपका अभी भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है कि नहीं, अभी भी खत्म हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। बट देन हाँ, अगेन जो आपने कहा कि क्वेश्चन जो है वो असॉर्ट करके कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है टॉपिक वाइज, ये बहुत अच्छा स्टेप है। एंड आई थिंक आप बिल्कुल आप रेफरेंस लीजिए, क्योंकि बोर्ड्स का यही है, मैं कहूँ ये लूप होल भी है, बट देन हाँ एक अच्छी चीज़ भी है, हम लोगों के लिए बेनिफिट है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड वही टॉपिक से ही आते हैं, आप अच्छे से उन्हें करके जाइए। छोटी सी तो बुक होती है, क्वेश्चंस कहाँ से बनाएंगे, तो वो बार बार उठा के उन्हीं को डाल देते हैं। तो नेक्स्ट, चलो आपने बोर्ड्स की कुछ नहीं किया, आपने बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ी और बोर्ड्स देने चले गए एंड वहाँ जाके पेपर कंप्लीट हो गया था? जी, मेरे हर पेपर मेरे 15 मिनट पहले कंप्लीट हुए हैं। हिस्ट्री का मेरा हाफ एन आवर पहले कंप्लीट हो गया था। अब आप सोचोगे कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लंबा लिखना होता है अच्छे से, बट देन हाँ मैं सच कहूँ तो मैंने लिखा भी लंबा एंड देन स्पीड भी अपनी मेंटेन की, कंटेंट भी उसमें डिलीवर किया एंड देन मेरा हो गया था। राइटिंग कैसी है आपकी? मेरी राइटिंग अप्रोक्सीमेटली एक लाइन में मेरे 8 वर्ड आ जाते हैं। 8 नहीं, दिखने में कैसी है? जैसे मेरी दिखने में बहुत अच्छी है, आई वुड से बहुत अच्छी है। मेरी रफेस्ट राइटिंग भी इतनी है कि अंडरस्टैंड हो जाएगी एक नज़र में। सो यार, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन को देख रहे हैं अभी, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, ना मॉक दिए ना पीआईक्यूज दिए, राइटिंग इतनी अच्छी है। हिस्ट्री पेपर आधा घंटा पहले जो है वो खत्म कर लिया, ठीक है। बट अगेन आपके लिए कुछ और काम करेगा, मे बी ये वाली चीज करे ना भी करे, तो आप अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए करना। क्योंकि मेरा पेपर खत्म ही नहीं होता था, मैं साइंस स्टूडेंट था, तो मैंने 5 से 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पूरे लगाए, जब जाके, क्योंकि मतलब पेपर पूरा होने लग गया। रीजन ये होता था, कभी मैं डर जाता था कि पहले 5 क्वेश्चन नहीं हुए, अब तो पता नहीं आगे क्या होगा। फिर धीरे धीरे जब आप पेपर्स अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपके माइंड में होता है कि क्या हो गया, पिछले पेपर में भी मेरे से 5 क्वेश्चन नहीं हुए थे, पहले आगे वाले कर लेता हूँ, घूम के आगे देखूंगा ये हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए वर्क करती है, तो आपको ये ट्राई करनी चाहिए। ऑल्दो मिस्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुबे जी ने ये नहीं किया, फिर भी दुबे जी, जैसा आपने अपना बताया कि साहिल साहब स्ट्रीम से थे, आपके लिए लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि काइंड ऑफ यू नो सिंपैथी है, बट देन हाँ साइंस होता टफ है एंड प्लीज़ आप इस पे इन्हें जज बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत टफ होता है। मैंने अपने दोस्तों को देखा है, बेचारों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था अंडरस्टैंड करने में एंड कई बार सब रोते भी थे आगे कि हमारा इतना क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमारा टाइम निकल गया। इसका एक ही इलाज है यार कि आप स्ट्रेटेजी बना के आप पेपर कंप्लीट करना। वहाँ पे आपके सामने पेपर आए, आपको 15 मिनट लगभग मिलते हैं, 10-15 मिनट मिलते हैं, आप उसे रीड करो, स्ट्रेटेजाइज करो कि कोई क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं आता है, लेकिन आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से आता है, तो आप इस चक्कर में मत पड़ना कि आप क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में सोचते ही जा रहे हो। आप 2 देखो, फिर उसके आगे बढ़ते जाओ। जो अच्छे से आता हो पहले आप उसे प्रेजेंट करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। दिक्कत यही होती है ना कि जब वो पहली बार पेपर में जाके करेंगे और पहले अटेम्प्ट नहीं गया होता ना, तो मतलब बच्चा डर जाता है अगर उस फेज में ना कि भाई मेरे तो गए नंबर, मैं तो पास नहीं होने वाला हूँ, मैंने सोचे थे 95, मेरे तो अब 70 ही आएंगे, 5-5 नंबर के मेरे तो 4 क्वेश्चन छूट गए, ये हो गया वो हो गया। सो वो यार अपने अकॉर्डिंग करो एंड बेस्ट है कि आप प्रैक्टिस करो चीज़ों को। एंड ड्यू बडी ऐप पे जो सीबीएसई के हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग डाल रहे हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं जो मेन थी, CUET। तो CUET के बारे में मतलब आपने प्रिपरेशन जैन से ही स्टार्ट कर दी थी साथ साथ बोर्ड के, या फिर बाद में आपने स्टार्ट की थी? अगर मैं कहूँ, अगर अपना मैं सच जो है सच ही बताना है भाई, झूठ नहीं बताना है, क्योंकि हम थोड़े ना मैं हाँ उसमें ऑल्टर नहीं करूंगा कि आज तक जो भी लोग कहते आए हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि लाइक हाँ वो कॉन्स्टेंटली बहुत पढ़ रहे हैं, तो मैं भी सोचूंगी उससे देख करके ऑल्टर कर लूँ। भाई 10% लोग ही कॉन्स्टेंटली पढ़ते हैं, 90% लोग तो यार तेरे और मेरे जैसे ही होते हैं, मतलब पढ़ते जरूर हैं लेकिन मतलब प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, ये नहीं कि शुरू से ही हम तो पढ़ रहे थे। हाँ तो मैंने जैसा किया कि बोर्ड्स के ही समय एग्जैक्टली ये हुआ था कि मुझे मालूम था, कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि एंट्रेंस जो है, जो लाइक मेन टारगेट होता है, ठीक है, मतलब अभी तक तो बोर्ड्स की ही प्रथा थी, लाइक आपको बोर्ड्स में अच्छा कर लेना है, उसके बाद फिर आपको एंट्रेंस मिल ही जाएगा। आप बोर्ड्स में एक बार 1999 ले आओ, आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह आप स्टेबल हो जाओगे। लेकिन पिछले साल से जैसा हमारा केस हुआ था, पिछले साल तो खैर जो हमारे सीनियर्स के साथ हुआ बहुत दिक्कतें उन्हें हुई, क्योंकि सबसे पहली बार उनके में इंट्रोड्यूस हो गया था एंड देन उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि CUET क्या होता है। सबको लग रहा था कि IIT JEE नीट जैसा ही कुछ होगा, बहुत अजीब लेवल का होगा, बहुत ज़्यादा होगा, उनको आइडिया नहीं था। तो कई जगह वो उनसे फॉल्ट हुई, कई लोगों से नहीं भी हुई, जो आज बहुत अच्छे जगह हैं।
मेरे कई सारे सीनियर्स हैं जो DU में ही हैं, स्टीफन सिंधु ऐसे कॉलेजेस में हैं, तो हाँ उनके लिए थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसने क्रिएट की, बट देन सिंस हम लोग सेकंड बैच थे तो हमें एक हल्का सा आइडिया था कि ये क्या होता है। एंड सबसे बड़ा मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आपको कुछ जानना है CUET क्या होता है, सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वो होते हैं आपके सीनियर्स। अगर आपकी पहचान में कोई भी ऐसा सीनियर हो जो कि कॉलेज में हो CUET दे करके, तो आप प्लीज़ आप उससे कॉन्टैक्ट अपना बनाइए, आप उससे पूछिए क्या होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, एंड देन आप उनसे पूछिए एक्सपीरियंस कैसा था उनका, एंड देन क्या करना चाहिए, कहाँ उनकी फॉल्ट्स हुई, कहाँ आपसे नहीं हो सकती वो फॉल्ट्स, या आप जानोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और नहीं तो फिर तो YouTube पे कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनका आप सपोर्ट ले सकते हो, इंक्लूडिंग DU Buddy एज वेल। तो फिर ये भी कई सारे अच्छे वेज होते हैं। और DU Buddy ऐप पे कनेक्ट विद सीनियर का ऑप्शन लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, तो दैट्स मोर देन गुड कि भाई जो पहुंच गया है उससे पूछ लो, क्योंकि YouTube पे ना बच्चा बात नहीं कर पाता, क्योंकि अब प्रैक्टिकली ठीक है सुन के चले जाएगा वो इस वीडियो को, लेकिन उसको ऐसी हो गया यार मेरी वाली बात तो सुनना, मेरे को कोई प्रॉब्लम है वो नहीं हो रही मेरे से सॉल्व। तो हम वर्क कर रहे हैं अब इसके ऊपर, मे भी हम CUET से 1 महीने पहले, मतलब जो आपका मार्च से 1 महीने पहले या फिर मार्च के एंड तक उस चीज़ को लेकर के आ जाएं कि आप सीनियर्स के साथ कनेक्ट करके अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बना पाए। दैट्स गुड। सो अगर CUET की अब आपने जैसा मुझसे पूछा, तो फिर हाँ मैंने तैयारी अगर देखा है तो जनवरी में मैंने बोर्ड्स को देखते हुए मैंने तैयारी अपनी की थी, बट देन बैक ऑफ द माइंड मेरा टारगेट CUET था। मुझे ये मालूम था कि अगर बोर्ड्स मेरे अच्छे नहीं भी आते हैं नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो डिपेंड करेगा वो CUET पे करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोर्ड्स में अच्छा ले आती एंड देन CUET में मैं चोक कर गया, वो होगा दैट विल बी अ वर्स्ट केस। लेकिन अगर बोर्ड्स में मान लीजिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट देन CUET में अगर मैं अच्छा कर देता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि फाइनली कॉलेज उसी से ही मुझे मिलना है। कंसीडरिंग कि मेरी कैटेगरी क्या थी एंड देन सीट्स भी मैंने पहले से ही देख ली थी किस कॉलेज में किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स हैं, तो उसको भी देख के मैं प्लान कर रहा था कि मुझे कितना एफर्ट उसमें डालना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा निकला कि एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे मुझे। तो हाँ जनवरी के समय जैसा मैंने मेंशन किया, मैं नोट्स बना रहा था अपने। वो नोट्स मैं ऐसा नहीं किया कि कई सारे लोग करते हैं कि बोर्ड्स के बाद अपने जितने नोट्स होते हैं, जितनी कॉपी होती है सब हटा देते हैं एकदम कि नहीं अब इससे कोई नाता नहीं है। नहीं, मैंने वो नहीं किया। बुक्स अपनी रखी, प्लस जो मेरे नोट्स जितने थे उनको बहुत अच्छे से मैंने प्रिजर्व करके रखा, क्योंकि मुझे मालूम था कि यही ही मेरा सब कुछ है, इसके बिना मेरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसको अच्छे से रखा, प्लस जो भी डिडक्टेड जो पार्ट होता है सिलेबस का, बोर्ड्स में कई सारी चीजें होती हैं बुक की, डिलीटेड जो पोर्शन है किया था, उसको मैंने कवर करने में बोर्ड के बाद का मैंने टाइम निकाला था। एक्चुअली अबाउट 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बचा था CUET और अभी तुम्हारा यार डिलीटेड के ऊपर ना कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। हाँ। नया सिलेबस नहीं आया 2024 का, आएगा तब हम बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक वीडियो में बने हो तो लाइक कर दो। एंड मतलब जो आयुष्मान ने किया कि शुरू से ही अपने नोट्स बनाए थे जैन से, एंड जब एग्जाम हो गए थे तो इन्होंने डिलीटेड पोर्शन को जो था वो पढ़ाई की थी। तो तुम्हारा अगर डिलीटेड पढ़ना पड़ेगा तो तुम उस टाइम पे पढ़ सकते हो। देन कमिंग अगेन, आपने वही नोट्स जो थे CUET में पढ़ाई की, क्या उन नोट्स के साथ साथ आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मॉक क्वेश्चंस या फिर मॉक टेस्ट हम बोले? अगेन मैं कहूँगा मैंने नहीं किए थे। एक्चुअली मैंने कुछ बुक्स खरीदी थी MCQs के लिए, बट देन जो डिलीटेड पार्ट था उसको कवर करने में, प्लस जो मेरे रिवीजन का जो पार्ट था पहले का, उसको भी कवर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑब्वियसली 1 महीने में आप रिटेन उतना नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ जो फ्रैक्शन ऑफ जो होता है ना पार्ट, वो कहीं ना कहीं आप भूलते जाते हो, तो उसको कवर करने में मेरा टाइम चला गया था। हाँ कुछ 1-2 मैंने मुश्किल से 1-2 मैंने शायद प्रॉब्लली मैंने हिस्ट्री में मैंने कवर किया था, और पॉलिटिकल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट के मैंने 1 या 2 मैंने पेपर बस कवर तो नहीं किया, लेकिन इंपॉर्टेंट मानते हो कि नहीं मानते हो? जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन मैं वही कहूँगा कि मेरे से तो हो गया, बट देन हाँ सिंस आपके पास अब भी बहुत टाइम है, ये मत सोचिएगा कि आपका टाइम निकल गया, अभी बहुत महीने पड़े हैं यार। उतने भर में आपके लिए यही सबसे बेस्ट होगा कि आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर सको आप करो, क्योंकि वहाँ पे यही होता है CUET के लिए। जब मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो जो हमारा सेंटर होता है CUET का, वहाँ आप जब 150-200 बच्चे वहाँ होते ही होते हैं, उनके बीच जब आप बैठते हो ना, एंड जो भीड़ आप देखते हो वहाँ पे, तब आपको वहाँ रियलाइज होता है कि अभी जब आपके सेंटर में इतने सारे लोगों से आपका कंपटीशन है, क्योंकि वो लोग भी एट द सेम टाइम एट द सेम शिफ्ट वही सेम सब्जेक्ट दे रहे हैं, आपको तब रियलाइज होता है कि आप उनसे कॉम्पिटिट करो, प्लस ऑल ओवर इंडिया कितने सारे और सेंटर्स होंगे जहाँ इतने ही बच्चे बैठे होंगे, तब वो जो प्रेशर होता है वो आपके दिमाग में खेलना शुरू करता है। एंड ये बात याद रखिएगा कि टाइम लिमिट होती है वहाँ पे, क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो ऑटो सबमिट आपका कर लेगा पेपर, आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि आप जितनी प्रैक्टिस करके जा सको, जितना ओपन माइंडेड हो सको आप करो,
एंड वो तभी होगा जो आप क्वेश्चंस आप थोड़े देख करके ज्यादा से आपको ज्यादा आइडिया क्वेश्चंस रहेगा। अटेम्प्ट करेंगे। जी सीयूईटी के सारे शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 के और 22 के नेट पे आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्यूबडी ऐप पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप जाओ, सारी लिस्ट आएगी सब्जेक्ट्स की, जिस भी सब्जेक्ट को आप अटेम्प्ट करने वाले उस पर क्लिक करोगे तो आपके शिफ्ट वाइज पेपर मिल जाएंगे एंड और कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। तो वो हमने चैप्टर वाइज भी डिवाइड कर रखे हैं एंड वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, उसको आप ट्राई जरूर करना, ठीक है। सो नेक्स्ट आपने मतलब बिना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके सीयूईटी का एग्जाम था वो दे दिया था। देन जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आया तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर से पहले जो रो स्कोर आता है वो कितना था? 775 था या कितना नहीं, था? मेरा 788 मेरा रॉ स्कोर बन रहा था। कम हो गए मार्क्स जी आपके? जी मेरा एक्चुअली मैं अपना केस बताऊं तो 788 मेरा स्कोर बन रहा था, और जिसके लिए मेरे 4 सब्जेक्ट कंसिडर हुए थे। इंग्लिश दैट वाज कंपलसरी, एंड इकोनॉमिक्स मेरा कंसिडर हुआ था, हिस्ट्री लीगल में मेरे 200 के 200 ही थे, एंड इकोनॉमिक्स में मेरा उसने 0.08 मार्क्स बढ़ा दिया 194 में, एंड जितने भी मेरे 13 मार्क्स थे उसने मेरे डिडक्ट किए इंग्लिश में, वरना इंग्लिश में मेरा रॉ स्कोर 194 था। रो स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं वो आपको हम लोग चैनल पे बता देंगे सेपरेटली वीडियो बना करके, बट थोड़े से मार्क्स कम हो गए थे इनके नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो जैसे ही आपका सीयूईटी का रिजल्ट आया उस टाइम पे तो आपको याद होगी बहुत ज़्यादा, मतलब हर कोई यूट्यूब पे हल्ला मचा हुआ था, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते थे, आई विल से नोटी यूट्यूबर्स, जो डराते थे बच्चों को, कुछ ऐसे कि सबका एडमिशन होगा, ये होगा वो होगा। तो आप कैसे मतलब उस चीज़ को उस टाइम पे मतलब कि लग रहा था कि डर लग रहा था बहुत ज़्यादा यूट्यूब देख के कि मेरा कम आने वाला है स्कोर, ये होने वाला है, और जैसे ही आपका स्कोर आया उसके बाद फिर क्या मतलब घर वालों के साथ कि अब तो मैं ड्यू जा रहा हूँ? हाँ, तो बेसिकली अगर मैं अपना केस बताऊं तो इसमें ये था कि जब मैंने सेंटर पे जब मैं एग्ज़ाम अपने देता था, मेरे लाइक हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एक बार मेरा पढ़ा था सबसे पहले, देन उसके बाद मेरा लीगल का पेपर बीच में पड़ा था, एंड लास्ट में मेरा इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और जीटी एक साथ पड़ गया था। तो बेसिकली 3 बार मुझे ट्रैवल करना पड़ा था सेंटर पे। तो अगर मैं अपने पहले का बात करूं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का, तो सबसे पहले मैं जो पेपर अपना दिया था वो हिस्ट्री का ही पेपर था, एंड मेरे साथ ये हुआ था कि हिस्ट्री का पेपर मैंने अच्छे से दिया, 1-2 क्वेश्चन मैंने पहले देखे, मुझे लगा कि नहीं दिस इज अंडर माई ग्रिप, मुझे लगा कि नहीं जो क्वेश्चन का लेवल है वो जितना मैंने पढ़ा उसके तो अंदर में ही है, मतलब उसके बाहर का मुझे कुछ नहीं लगा। एंड लेवल किस लेवल का आता है, मतलब बहुत आसान? देखिए ये डिपेंड करेगा आप किस तरह से पढ़ रहे हो। अगर आप सीरियसली अगर आप डिटरमाइंड होकर पढ़े हो तब तो एनसीईआरटी को जी एनसीईआरटी भी देख लो आप, हो सके तो प्रीवियस ईयर जो चीज़ें उनसे भी थोड़ा आइडिया ले सकते हो, क्योंकि एक चीज़ जो होती है कि आप 50 में से आप 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो 10 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे जो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि कई सारी इस बार मुझे जो दिखा अपने शिफ्ट में कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा कि काइंड ऑफ सिलेबस थोड़ा एक्सेसिव थे, लाइक हाँ आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हो अपना जो सिलेबस है उसको पढ़ने के बाद, तो वैसे जो क्वेश्चन थे वहाँ यही स्ट्रेटेजी काम करती है, आप उन्हें छोड़ दो। जिस क्वेश्चन पे भी आप 99% भी श्योर हो आप उन्हें प्लीज छोड़ दीजिए, सिर्फ वही क्वेश्चन करके आइए जो आप 100% श्योर हो, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा है तो आपको सही करने पे आपको +5 मिल रहा है, बट देन गलत करने पे देखने को -1 है, बट देन वो -6 होता है, 6 नंबर घट जाते हैं सीधा। तो और 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं जी, तो 10 क्वेश्चन आप स्पेयर अपना ले सकते हो, एंड जिन जो सबसे श्योरेस्ट होते हो तो आप वही करिए। एंड जो मैं अपना बता रहा था कि हिस्ट्री का जब मैंने अपना पेपर वो खत्म मैंने किया तो मेरे को वहीं पे ही रियलाइज हो गया तो मेरा वहाँ 200 से मेरा कम नहीं आने वाला है, क्योंकि एक बेसिक चीज ये होती है ना बोर्ड्स और सीयूईटी में डिफरेंस, कि बोर्ड्स में जब आप पेपर लिखते हो आप अपना 8 मार्क्स का क्वेश्चन लिख के आए तो आपको उतना नहीं मालूम होता है कि एग्जामिनर कितना देने वाला है, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है एक्सटीरियर फैक्टर्स पे कि एग्जामिनर कैसा है, वो किस तरह से आपका आंसर रीड करेगा, कुछ और रीजंस हो तो जो आप जानते होंगे। तो फिर हाँ, तो आपको उतनी श्योरिटी बोर्ड्स में नहीं होती, बट देन सीयूईटी सिंस ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ आपको मालूम होता है कि आंसर सही है या गलत है, सिंपल बात है, यहाँ बीच का कोई चीज नहीं होता, आपको 0.5 ये मिल गया तो आइडिया लग जाता है उस टाइम। तो बिल्कुल हाँ, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाता है आपका कितना यहाँ स्कोर होने वाला है, एंड आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि आपका कितना आने वाला है, फाइनल आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हाँ, वहाँ मुझे रियलाइजेशन वहाँ ऑन द स्पॉट वहीं पे हो गया था कि मेरा बहुत अच्छा गया एंड मेरा 100% आने वाला है वहाँ पे। एंड ऐसा ही सेम मेरा हर एक सब्जेक्ट के साथ हो रहा था, पॉल साइंस हो, लीगल स्टडीज हो, इंग्लिश हो, सब में मुझे लग गया था कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपने एनसीईआरटी से अलग कुछ पढ़ा हो? जीटी में आप एनसीईआरटी पे आप नहीं रह सकते हो, एनसीईआरटी पे एक्चुअली आप नहीं रह सकते हो उसमें डिपेंडेंट। इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा, इंग्लिश के लिए मैं ये कहूँगा कि आप ना
एनसीईआरटी तो उसके लिए पहली बात तो है ही नहीं, नहीं, है सिलेबस ना? अलग है। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसमें बहुत मेन पार्ट रोल जो होता है उसका होता है, एंड ग्रामर का होता है, जो कि एलिमेंट्री आपको ग्रामर आना चाहिए। हल्की सी भी अगर वहाँ आपने फॉल्ट की तो आपका वहाँ मार्क्स कटेगा ही कटेगा। तो फिर जो बेसिक्स है आप वो उसको क्लियर रखो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आप चाहो तो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना, बहुत देखने में लगता है कि बहुत ईजी है, लोग सोचते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन बहुत दिक्कत वो करता है। क्योंकि अगर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने की टेक्निक नहीं है, एक होता है कि आप बैठ करके एक एक लाइन एकदम पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसमें क्या है वो टाइम कंज्यूम करेगा आपका, आधा से ज्यादा टाइम वो निकाल देगा। फिर आप क्वेश्चन दोबारा से पढ़ोगे आकर के, फिर आप वहीं पे एसेस करोगे क्या क्या लाइन में लिखा था। एक होता है कि उसको स्कैन करना, रीड नहीं करिए आप, स्कैन करिए। आप देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में वो क्या क्या पूछ रहा है उस अनुसार आप रीड करिए सेंटर होकर के, कि वो वर्ड मान लीजिए वो पूछ रहा है कि इस वर्ड का इस पैराग्राफ में सिनोनिम क्या है, तो अब वहां देखो, आप उस पैराग्राफ को रीड करो, उस पर्टिकुलर लाइन को रीड करो, उस अनुसार आप सोचो कि कौन सा वर्ड मेल खाता है, उस अनुसार आप करिए। तो हाँ, रीड मत करिए, नाम का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, आप उसको स्कैन करिए कि फोकस रीडिंग उसकी बस कर लीजिए। जो जो पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछा है आप सिर्फ वही रीड करके जाइए। बाकी तो आप ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप तो घर भी ला सकते हो, आराम से रीड करिएगा, वो अलग बात होती है। बट देन हाँ, कॉम्प्रिहेंशन पे आप ध्यान दीजिएगा, ग्रामर पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कैसे की थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं कहूँगा कि मेरे स्कूल में 11th 10th 9th हर एक में ही कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, तो मेरी एक्चुअली जो मेरी ग्रिप है उस पर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी बहुत। मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत पहले से इसी टेक्निक के साथ में पढ़ पाता था, एंड देन अच्छा उसमें स्कोर करता था। तो यही सेम चीज़ मेरी हेल्प की। कोई अलग से ट्राई नहीं किया? जी नहीं। और आप लोग कर सकते हो, 55 प्लस पेपर अवेलेबल हैं, जिसमें हर पेपर में 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो लगभग आपके 150 से ऊपर है। वो ड्यूबडी ऐप में ही है, आप वहाँ जाके उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। जिसको मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है या जो ट्राई करना चाहता है किस लेवल के आते हैं, तो वो जरूर उसको ट्राई कर लेगा। एंड टॉकिंग अबाउट वोकेबलरी एंड ग्रामर, वो ऑटोमेटिकली आपकी थी, इंग्लिश मीडियम से थे? हाँ जी, इंग्लिश मीडियम सेंस में था, तो ग्रामर पे थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी होल्ड थी मेरी, तो मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ा कि मैं लास्ट में पढूं। एंड कॉम्प्रिहेंशन एज आई मेंशन वही था। एंड वोकेबलरी जो था, तो मैंने प्रीवियसली अपने स्कूलिंग में मैंने कई बार विज नेशनल स्पेल बी या स्पेल बी जैसे कई सारे कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था, तो मेरे पास कुछ बुकलेट्स थी उसकी अलग से, तो मैंने उन्हें रीड किया, कुछ वर्ड्स ऐसे पढ़े, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने कवर किए उससे, और कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैंने एफर्ट उसमें नहीं लिया। मुझे लगा कि नहीं, अब कोचिंग बिल्कुल भी नहीं। आप क्या बोलेंगे कि जो सीयूईटी की कोचिंग है, तो इज इट वर्थ और नॉट, अगर आप बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो? देखिए अब बहुत है ना, आपके अकॉर्डिंग पर्सनल व्यू है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है कोचिंग। यार तुम्हें कोचिंग लेने तो बोर्ड्स की ले लो ना, मैं ये मानता हूँ कि बोर्ड्स की ले लो, ट्यूशन लेना है बोर्ड्स का ले लो, क्योंकि सिलेबस तो वही कवर हो रहा है ना। हाँ, बट देन ठीक है आप बोर्ड्स की ले लो, बट देन अगर हाँ सिर्फ आप सीयूईटी सेंटर्ड हो के अगर आप चाह रहे हो कि नहीं बस बोर्ड मैंने दे दिया, अब नहीं सीयूईटी की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं अलग से एकदम कोचिंग ले लूँ, तो प्लीज आप वो मत करिएगा। क्योंकि आईआईटी जेईई नीट ये सब की कोचिंग बिल्कुल चलती है, हाँ नहीं उसमें आपको एक चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, सिलेबस ही अलग हो जाता है लगभग बहुत। हाँ, और सीयूईटी एक ऐसी चीज है ना कि अगर आप बोर्ड अगर आप अच्छे से कर रहे हो या आप अच्छे से एक्चुअली पढ़ रहे हो अगर चीजों को, तो आपको वो करना ही करना है, आपको कोई कोचिंग की आपको ऐसे जरूरत नहीं लगेगी। अभी आपको भले लग रहा हो कि नहीं जरूरत है, बट देन आप जब पेपर वहां देने बैठोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो कोचिंग के बिना भी हम कर सकते थे अपने। मैंने मतलब लास्ट टाइम एक लड़का आ रखा था, वो शायद हिंदू का था, वो उसने बोला कि मैंने ले लिया कोचिंग शुरू में। मैं बोला क्यों? तो सर पता नहीं था, मैं यूट्यूब पे देखता था तो सब लोग डरा दिया कि इतना हार्ड आता है ये वो। फिर बोला कितने दिन आपने वो कोचिंग मतलब क्लासेस ली उसकी? बोले मैंने वो सिर्फ 2 या 3 क्लासेस ली, उसके बाद मुझे लगा ये तो वही पढ़ा रहे हैं जो मैं 12th में पढ़ के आया हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। तो यार कोचिंग ज़रूरी नहीं है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से नहीं किए देन आप जा सकते हो कोचिंग के लिए, ऐसा भी नहीं कि हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। बट जो बच्चे ठीक ठाक बोर्ड में लेके आ रहे हैं ना, जो मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड चलो इंग्लिश का बता दिया, जनरल टेस्ट का आपने कैसे किया, कितने मार्क्स आए थे जीटी में? जीटी में मेरे 169 आए थे। क्यों आए थे मैं इसका भी रीजन आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए कम तो है लेकिन हाँ जी भी बहुत कम है। क्योंकि देखिए मेरा जो था एम था डीयू था पहली बात, तो मुझे मालूम था कि जीटी का एज सच कोई रोल डीयू में है नहीं। अगर मैं अपने डोमेन्स पे अच्छे से फोकस करूँ, उन पे अगर अच्छे से स्कोर कर दूँ, तो मुझे जीटी तक की जरूरत पड़ेगी नहीं। बीएचयू आप कहोगे कि मैं बनारस से हूँ तो मुझे बीएचयू जाना चाहिए था, बट देन बीएचयू मेरे प्लान में था ही नहीं। हाँ मैंने कहने को मैंने उसे ऑप्ट कर दिया था, मेरा आ भी गया था बीएचयू में, बट देन
मेरा कभी ऐसा प्लान था नहीं कि मैं BHU जाऊँ, मेरा था कि मैं सिटी से आउट ही मूव करूंगा एंड DU ही आऊँगा कोई अच्छे कॉलेज में यहाँ पे अगर मुझे मिला तो। हंसराज पहुंच गया और तो हाँ GT में कम था, प्लस इसलिए भी कम था ना क्योंकि मैंने GT के लिए कुछ ऐसी पढ़ाई अलग से की नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे लिए कंपलसरी नहीं है। जो भी मैंने पार्ट अटेम्प्ट किया था GT में मैंने सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज के अपने पार्ट अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मेरा GK ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग था। क्विजिंग की वजह से एक चीज़ मैंने सीखी, मेरा GK बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड GK के मेरे जितने वहाँ क्वेश्चन थे मैंने वो सही किए थे सारे, प्लस थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग मैंने वहाँ पे किया था। मैथ्स के उसके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उसे लीव किया था, क्योंकि मुझे ऐसा उसकी नीड नहीं समझ में आई थी कि मुझे GT तुमने पे तो ऐसे ही दिया था यार कि ठीक है दे देते हाँ। हैं, GT भर दिया, पैसे लगा दिए तो वही वाला केस था तो यार आपको GT की थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी अलग से अगर आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स में रिक्वायर्ड है तो। सो अब हम पहुंचते हैं इंटरव्यू के एंड की तरफ एंड लास्ट में हम लोग जाते जाते आयुष्मान से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं जो जूनियर्स को फॉलो करनी चाहिए। कुछ है नहीं गाइडेंस, कुछ पॉइंट्स जो जूनियर्स को आप बताना चाहते हो? जी बिल्कुल। तो अकेडमिक्स के लिए जो आपका CUET है बोर्ड्स के लिए, उसके लिए जो हो सकता था मैंने अपने एंड से बता दिया, प्लस उसके अलावा जो मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूँगा, सजेशंस नहीं एडवाइस में दूंगा उसको, तो आप ये करिएगा यार कि आप जब भी कोई एग्जाम दो या कुछ भी दो, इधर बीच वैसे आप सबने एक मूवी देखी हुई 12th फेल, एक 12th चल रही बहुत फेमस हुई है, उसका एक डायलॉग है कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। तो चीटिंग सिर्फ ये नहीं होती, अगर आप उसका सिर्फ शॉर्टर पर्सपेक्टिव लो कि चिट पेपर आप लेके चले गए, वो तो ठीक है, वो चीटिंग होती है, बट देन मेहनत से भागना भी एक तरह की चीटिंग है, वो आप खुद से कर रहे हो, तो प्लीज वो छोड़ देना, खासकर इस समय पे तो बिल्कुल छोड़ो, 6 महीने के लिए, बहुत कम टाइम 5 से 6 महीने जो है बिल्कुल वो छोड़ो। डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आप डिटरमाइंड हो जाओ तो शायद आप 1 महीने में भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप नहीं रहोगे तो 12 महीने भी उसके लिए कम है। दूसरी बात ये है कि यार आप अभी अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग कर रहे होगे, ठीक है, या कर भी चुके होगे, अगर आप CUET ऑलरेडी आप दे चुके हो, आप फिर भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप कर भी चुके होगे शायद, बट देन ये बिल्कुल याद रखना, आप कोई भी चीज़ करो अपनी ज़िंदगी में, आप प्लीज़ अपने मम्मी पापा का आप ध्यान रखना, उनके बारे में आप प्लीज़ सोचिएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप जहाँ पे आप वहाँ पे उनकी ही वजह से हो, एंड जब भी कुछ करना उनकी खुशी के लिए करना। प्लस मेरे जो जूनियर्स हैं अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रखें कि उनके ही मम्मी पापा ने उन्हें सीनियर सेकेंडरी के लेवल तक लाया है, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हमसे बदले में, बट देन वो डिजर्व करते हैं हमसे कि हम कुछ उन्हें अच्छा ला के दें। हमें नर्सरी में उन्होंने ही एडमिशन दिलाया था, वो उनका काम था, बट कॉलेज में एडमिशन लेना ये हम लोग की जिम्मेदारी है, एंड प्लीज़ इसे अच्छे से निभाइएगा। एंड लास्ट चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ प्रेशर मत लीजिएगा कोई भी चीज़ का, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मतलब कि हाँ एकदम प्रेशर ले लिया एंड देन मैं करेगा, क्योंकि उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आराम से चिल रह करके सारा काम करिए, एंड अकेडमिक सेंटर्ड मत होइएगा कभी भी। अकेडमिक्स ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट, साथ में अपनी आप स्किल भी करिएगा, क्योंकि जो रट्टाफिकेशन नहीं करनी जी, रट्टाफिकेशन नहीं, स्किल्स हो गई, आप डेवलप करो। क्विजिंग हो सकती है, किसी की डिबेटिंग अच्छी होगी, किसी की डांस में अच्छी स्किल्स होंगी। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस मेरा रहा है अभी तक हंसराज में, कई ऐसे बच्चे हैं कि उन्होंने स्कूल के समय में एकेडमिक्स में बहुत फोकस किया एंड उनका ये प्लान था कि वो कॉलेज में आके अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, लेकिन अब उन्हें हल्की सी काइंड ऑफ दिक्कत हो रही है कि अडेप्ट करने में, बट देन सिंस मैं अपनी स्किल पे पहले से काम कर रहा था तो मुझे यहाँ अडेप्ट करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सोसाइटी में भी हो आप यहाँ पे? जी बिल्कुल। कौन सी? क्विजिंग सोसाइटी में मैं ऑब्वियसली हूँ, एंड देन साथ में मैं हल्ट प्राइज में हूँ एंड NSS में हूँ। तो हाँ, आप अपनी स्किल पे प्लीज़ काम करिएगा, क्योंकि पढ़ाई तो एक पॉइंट तक काम देगी, आपका एडमिशन दे देगी, लेकिन यहाँ सर्वाइव करना है तो आपको आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना ज़रूरी है कि आप एक स्टैंड आउट पर्सन बन सको इस पूरी क्राउड में। बस इतना ही मैं कहूँगा। सो यार ये लास्ट वाली जो कुछ बातें हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो आप बना लोगे, बट मतलब ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ जितनी आप मेहनत करोगे, ये तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है, कॉलेज में आने के बाद इसको भी लगने लग गया होगा आयुष्मान को, बट लाइफ में कुछ भी कर रहे होगे सो डू इट विद ऑनेस्टी एंड विद थिंकिंग कि आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो चीज़ आपको करने से रोकेगी कि हाँ ये गलत कर रहे हो। तो राइट नाउ वो आपका सोशल मीडिया हो सकता है, सोचो कि आप छुप के फ़ोन चला रहे हो एंड पापा को पता चलेगा, मम्मी को पता चलेगा तो उनको बुरा लगेगा, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो फ़ोन से भी थोड़ा सा दूर रहो, फ़ोन से मतलब पढ़ाई के लिए पास रहो, बट फालतू चिट चैट एंड सोशल मीडिया के लिए आप लीव कर सकते हो। सो आयुष्मान को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, ये अपने एग्ज़ाम टाइम में, इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं यहाँ पे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके बीच में टाइम निकाल करके आए हैं हमारे लिए एंड आपके लिए। तो यार हम दोनों की मेहनत के लिए, इनकी ज़्यादा मेहनत है, थोड़ी सी मेरी मेहनत है, तो उनके लिए लाइक बटन तो ज़रूर आप लोग प्रेस कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आयुष्मान के साथ कनेक्ट करना है, कमेंट्स में बताओ,
हम जो है आप लोगों की हर एक क्वेरी सोल्व करेंगे। अगर डायरेक्टली आयुष्मान से कनेक्ट करना है तो हम आपकी कोई गूगल मीट वगैरह पे एक सेशन शेड्यूल करवा देंगे, आपकी सारी डाउट सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं ट्यूबडी पे ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस एंड आपको हेल्प करने वाले कंटेंट के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ट्यूबडी। थैंक यू।